हेलोविट्स तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है हाउ और डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है या फिर निकालता है या फिर बनाता है। एक तरीके से ये समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर अपने जैसे ही जीवों को क्रिएट करता है, फॉर्म करता है, बनाता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो कुछ पॉइंट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और कुछ पॉइंट देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करें, वेरिएशन देखने को बहुत कम मिलता है। और अगर वही बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के अंदर। और हम लोग बात करें, और यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इतना पॉइंट क्लियर है? फिर से बता दे रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग बात करें कि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और वेरिएशन देखने को बहुत कम मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें दो पेरेंट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप लोग कहेंगे कि भैया देयर इज़ लेस वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि भैया इनके अंदर हमें लेस वेरिएशन देखने को क्यों मिलता है? इनके अंदर तो वेरिएशन होना ही चाहिए क्योंकि भैया आफ्टर ऑल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने कभी सोचा है? तो अगर बात की जाए तो भैया ऐसा क्यों होता है कि एसेक्सुअल के अंदर इतनी वेरिएशन देखने को हमें कम क्यों मिलती है? तो इनके भैया अंदर डीएनए की जो कॉपिंग होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। इस वजह से इनके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिल जाता है। तो यही रीज़न था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 पेरेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उसमें एक ही हो रहा था, इसमें 2 हो रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है क्योंकि मदर और फादर के वेरिएशन भी देखने को मिल जाएँगे इसमें हमें। तो हम लोग बात करें वेरिएशन हमें कम देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि भैया यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल के अंदर हमें वेरिएशन ज़्यादा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि भैया यहाँ पे पेरेंट्स में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्लियर है इतना? तो अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन की। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वेरिएशन कम ज़्यादा देखने को मिलता था। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वेरिएशन इम्पोर्टेंस क्या होती है कि भैया वेरिएशन ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, सब मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे वेरिएशन हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को अडॉप्ट करने में कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ चेंजिंग एनवायरनमेंट कर सके, मतलब अपने एनवायरनमेंट के चेंजिंग अकॉर्डिंग ही अपने आप को अडॉप्ट कर पाए। दूसरा ये होता है कि वेरिएशन हमें प्रोवाइड करता है क्या? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है स्पीशीज़ को कि वो सपोर्ट कर सके, मतलब एवोल्यूशन के दौरान पार्टिसिपेट कर सके। अब जैसे मान चलिए जैसे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, ठीक है? फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रही है तो अगर वेरिएशन अगर उसके अंदर आता रहा तो भैया वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज होते ही होते उसी के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेगा। अगर उसके अंदर वेरिएशन हमें बहुत कम देखने को मिलेगा तो वो जैसे कि हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा, उसके हिसाब से अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो भैया इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्या करें कि हमारे शरीर में वेरिएशन आता रहे और हम लोग क्या अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते रहें। तो उसी हिसाब से हमारे बॉडी को, या फिर हम लोग बात करें, हम लोग चेंज होते रहेंगे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर नहीं किया तो अब जैसे मान चलिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई और हमेशा के लिए हमारा क्लाइमेट ऐसे ही हो गया। तो अब मान चलिए कि अगर कोई एनिमल है, ठीक है? कोई एनिमल या प्लांट है, अब उसने अपने आप को वेरिएशन, मतलब उसके अंदर जो जेनेटिक चेंजेस थे वो आए नहीं, तो भैया उसकी बॉडी थी ठंडे लायक के नॉर्मल या मीडियम टाइप में रहने वाला था या मतलब बहुत ठंडे रहने वाला था। तो भैया जब बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी पड़ेगी तो भैया उसे, जब वेरिएशन आया ही नहीं उसके अंदर, तो भैया अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा वो तो फिजिकल एनवायरनमेंट को। जैसे ही जो गर्मी बढ़ने लगेगी वो हाल के निपट जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो अगर वो अपने जो डीएनए था उसके अंदर अगर चेंजमेंट लाता, वेरिएशन होती उसके अंदर, तो वो अडॉप्ट कर लेता अपने एनवायरनमेंट को, पर यहाँ पे नहीं कर पाया तो वो खत्म हो गया या फिर उसके अंदर एवोल्यूशन आ ही नहीं पाया। क्लियर है आपको इतना?
तो थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो और देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। पहले अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और अगर वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो भैया यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन भी होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। और आगे चल के समझेंगे इन दोनों प्रोसेस के बारे में कि कैसे-कैसे गैमीट फॉर्मेशन होता है, क्या गैमीट फॉर्मेशन होता है, क्या फर्टिलाइजेशन होती है। और हम लोग बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत हम लोग बात करें बहुत सिंपल होती, मतलब ज़्यादातर हमें सिंपल ऑर्गेनिज्म या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें कॉम्प्लेक्स और हायर एनिमल्स में देखने को मिलती है, जैसे कि हम इंसान या फिर दूसरे जानवर हमारे, ठीक है? और हम लोग बात करें कि जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बहुत जल्दी हो जाती है। और जो हम लोग बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बहुत धीमे-धीमे होती है, तभी तो इसमें सालों-सालों का टाइम लग जाता है। और वही अगर एसेक्सुअल की बात की जाए तो बहुत जल्दी हो जाती है। क्लियर है इतना? और अब हम लोग बात करेंगे भैया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो भैया मेनली हम लोग 6 प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो इन सबको पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो भैया अगर हम लोग पहले सबसे पहले बात करेंगे फिजन के बारे में, तो भैया फिजन एक मतलब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल्स में। किसमें डिवाइड हो जाता है? डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि मेनली टू टाइप्स के फिजन हमें देखने को मिलते हैं, तो भैया पहला बात करेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। तो भैया बाइनरी फिजन में क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसका एग्जांपल है क्या? अमीबा और पैरामीशियम। और अगर हम लोग बात करें कि मल्टीपल फिजन में क्या होता है, तो एक पेरेंट्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारी डॉटर सेल्स में, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। क्लियर है इतना? अब हम लोग दूसरे टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। तो भैया इस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म क्या कर देता है, अपने आप को छोटे-छोटे पीस में फ्रेगमेंट कर लेता है, यानी कि बाँट लेता है। और जो हम लोगों ने छोटा पार्ट देखा था, वो एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आपको दिख रहा होगा, स्पाइरो वगैरह एग्ज़ाम्पल दिया गया है। तो भैया इसने अपने आप को फ्रेगमेंट कर लिया, अलग-अलग छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया है और धीमे-धीमे सब सिंगली अपने आप को फुली डेवलप कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो ये फ्रेगमेंटेशन। तो भैया तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे में रीजनरेशन हम लोग देखते हैं। तो इस रीजनरेशन के अंदर होता क्या है कि एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट हैव कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पे केवल कुछ ही ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं भैया, इनके पास कैपेसिटी होती है अपने आप को बड़ा करने की या फिर फुल ऑर्गेनिज्म में बनने की। क्यों? क्योंकि जब इन्हें कट कर दिया जाता है तो भैया मेन ऑर्गेनिज्म में, यानी कि किसी एक आप जीव को काट रहे हैं, काटने के बाद उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि उसका जो कटा हुआ हिस्सा है, तो उससे वो क्या कर रहा है, अपने आप को फुली जनरेट कर ले रहा है। So these are the such organisms. If we cut part of them, then part converted into the complete organism. वो ये कि भैया कि एक कोई सी ऑर्गेनिज्म को अगर आपने काट दिया, उसका कुछ पार्ट आपने काट दिया और उसके बाद वो क्या कर रहा है, अपने आप को रीजनरेट कर रहा है। रीजनरेशन इज रेयरली सीन इन ऑर्गेनिज्म। भैया बहुत कम ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भैया इसके लिए क्या चाहिए पड़ता है, इसके लिए हमें स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स चाहिए पड़ते हैं भैया, जैसे कि बहुत कम एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस वजह से ये थोड़े खास होते हैं, क्योंकि रीजनरेटिव सेल हर किसी के पास नहीं होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की तो भैया प्लेनेरिया, हाइड्रा, इसके एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर रीजनरेशन के एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल प्लेनेरिया और हाइड्रा में देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे बडिंग के बारे में। तो अगर बडिंग की बात की जाए तो भैया एक स्मॉल पार्ट डेवलप होता है पेरेंट्स बॉडी पर, और बाद में क्या होता है कि वो बड जब ग्रो हो जाता है तो भैया अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और क्या बना लेता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। जैसे एग्जाम्पल इसका हाइड्रा, यीस्ट। तो क्लियर हो गया बडिंग। अब हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। इसमें होता क्या है, सो दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस। ये एक ऐसा मेथड होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें कि प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि बात करें लीफ से, स्टेम से, रूट से, ठीक है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप्स का देखने को मिलता है। एक तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट प्रोपोगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग, अंतर क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं कुछ खास।
तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नेचुरल वेजिटेशन के अंदर क्या होता है, जो सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैपन नेचुरली। भैया ये नेचुरली होता है मतलब प्लांट्स के अंदर। और अगर आर्टिफिशियल की बात की जाए तो भैया इसमें हम लोग इंसान अपने हाथों से क्या करते हैं, इनके बीच में कुछ कटिंग वगैरह करके कुछ करके पेड़ वगैरह उगाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ह्यूमंस आवर सेल्फ कैरी आउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। इन प्रोसेस की वजह से वो कहते हैं प्लांट्स के बीच में रिप्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कुछ बेनिफिट्स के बारे में, जिसकी वजह से हम लोग इसमें के अंदर हम लोग इसी को चुनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसे हमें जो भी करैक्टरिस्टिक चाहिए पड़ते हैं, तो भैया जैसे हमें कुछ भी करैक्टरिस्टिक चाहिए प्लांट के अंदर, तो हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने हाथों से। तो और दूसरा क्या है कि इन दिस वी कैन प्रोड्यूस डिसीज फ्री प्लांट। तो भैया जो आप लोगों ने जेनेटिक जब क्लास 12th वगैरह में आ जाएंगे तो जेनेटिक हम लोग बात करें कि जीन्स मॉडिफिकेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट बना सकते हैं। तो भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट, यानी कि अब ऐसी हम लोग इवन कि हम लोग तो अब ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जो कि अगर कीड़ा वो तो खाएँगे भी, तो भैया कीड़े खुद में पड़ जाएँगे। तो वी कैन प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स थ्रू दिस प्रोसेस। तो हम लोग जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को वही बना सकते हैं और 100% चांस ऑफ सर्वाइवल, अगर हर प्लांट हमारा 100% सर्वाइव करे, तो भैया ऐसे हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उसे ऐसे प्लांट बना सकते हैं। तो भैया हर प्लांट के 100% सर्वाइवल चांस बन जाएँगे, यानी कि ऐसा उसे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इवन कि अब तो हम लोग ऐसे प्लांट भी बना सकते हैं तो जो कि भाई भरी भरी गर्मी में ज़िंदा रह सकें। क्यों? क्योंकि भैया हम लोगों ने उनके अंदर ऐसे मतलब जीन्स डाल दिए होंगे कि वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत कम पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो भैया छठवें के बारे में बात करते हैं। तो भैया छठवां हमारा स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें होता क्या है कि स्पोर फॉर्मेशन में एक पेरेंट प्लांट क्या करता है, रिलीज़ करता है 1000 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, उन्हें हम लोग स्पोर्स बोलते हैं। और यही हम लोग बात करें, स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं इंडिविजुअली प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या, यहाँ पे पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, सॉरी उसके लिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोप्लस इसका एग्जाम्पल है। अब भैया बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग दो चीज़ों को पढ़ते हैं, फ्लावर्स और ह्यूमंस को। तो सबसे पहले फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाकी हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये हिबिस्कस का फ्लावर है, तो इसके अंदर स्टेमन, पेटल्स, सेपल्स और पिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो भैया अगर हम लोग बात करें कि इसके दो पार्ट होते हैं, स्टेमन और पिस्टल, तो भैया इनकी बेसिस पर ये बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल में फर्दर डिवाइड किए जाते हैं। क्या होते हैं उनको और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिसेक्सुअल के बारे में। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग बात करें केवल एक ही पार्ट होता है, या फिर स्टेमन होता है या फिर पिस्टल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका पपाया या फिर तरबूज। ठीक है। बाइसेक्सुअल क्या होता है? बाइसेक्सुअल ये होता है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, स्टेमन भी हो पिस्टल भी हो। ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं दोनों के दोनों। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हिबिस्कस और मस्टर्ड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे आपको बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ये भैया चार पार्ट्स हैं जो कि प्लांट्स को हेल्प करते हैं, उसके अलग अलग मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। और दूसरा हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि उन्हें हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ों में, जैसे सेपल, पीटल और स्टेमन और पिस्टल। तो अगर सीपल की बात करें तो भैया सीपल का काम क्या होता है, ये स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सीपल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इनिशियल स्टेज। तो भैया फ्लावर्स को इनिशियल स्टेज में हेल्प करते हैं। और पीटल की बात की तो भैया पीटल अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको अटैक करने के लिए, छोटे छोटे इंसेक्ट को अटैक करने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे अटैक क्यों कर रहे हैं भैया, और कोई मतलब नहीं है इनका। इनका मतलब केवल यही है, अट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया ये अट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये आगे चल के क्या करेंगे, जैसे आपने जर्मिनेशन वगैरह सुना होगा कि मतलब कि प्लांट्स को अटैक करेंगे तो भैया इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्योंकि जब इन्हें क्या करना होता है, अपने क्या पोर्स वगैरह इनके वो निकलेंगे, पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, तो पॉलन ग्रेन्स को लेकर अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए वो जैसे कि जैसे छोटे इंसेक्ट हुए, तो इनके पॉलन ग्रेन्स लेके दूसरे प्लांट या फ्लावर्स में लेके जाएँगे और दूसरे प्लांट में ड्रॉप कर देंगे। तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि उनके अंदर मतलब दूसरे प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन हो जाएगी इनकी। तो ये इसलिए अट्रैक्ट करते हैं हमारे प्लांट्स वगैरह इन छोटे-छोटे इंसेक्ट को। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो भैया बटरफ्लाई, हनी बी, इन सबको अट्रैक्ट किया जाता है। अब तीसरे की बात करते हैं स्टेमन की। तो भैया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि रिलीज़ करता है क्या, पॉलन ग्रेन्स रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर है इतना?
और भैया हम लोग स्टेमिन की बात करें तो ये फर्दर और 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि हम लोग बात करें एंथर और फिलामेंट। अगर आप पिस्टल की बात करें तो पिस्टल क्या है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और जो कि मतलब जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेंटर में प्रेजेंट होता है फ्लावर के। तो भैया उसके भी 3 पार्ट होते हैं, स्टेमिन, स्टाइल और ओवरी। स्टेमिन, स्टाइल और ओवरी, ठीक है? ये वाली स्टाइल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो भैया होता क्या है कि ये जो हमारा एंथर होता है, तो स्टेमिन या फिर एंथर होता है, इससे हमारे पॉलिन ग्रेन्स कहाँ चले जाते हैं, पिस्टल के पास चले जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अभी विजुअल हो जाएगी। तो ये आ गई हमारी डेफिनेशन किसकी, पॉलिनेशन की। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो ये कि एंथर से स्टिग्मा की तरफ हमारे प्लांट्स मतलब पॉलन ग्रेन जाते हैं। तो ये ऐसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कह देते हैं। और पॉलिनेशन भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की बात किया तो भैया एक प्लांट का हम लोग बात करें, प्लांट के कुछ पार्ट्स मतलब एक प्लांट है उसका हम लोग बात करें कि पॉलन ग्रेन है वो अपने ही प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है, तो भैया वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और भैया दूसरे प्लांट के ऊपर जा रहा है, अब मतलब इसमें 2 प्लांट्स लग रहे हैं, तो भैया क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर है इतना? अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात की है तो भैया ये केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलेगा। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये हमें हमें किस में देखने को लगा, बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है? और दिस पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द फ्लावर डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर्ड, यानी कि ये अपने आप एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होते हैं, और इनके लिए कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वही है जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे कुछ इंसेक्ट वगैरह होते हैं, तो भैया यही ले जाते हैं। तो भैया इसमें ज़रूरी नहीं कि केवल इंसेक्ट ही हो, दूसरी चीज़ भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उनको हम लोग फर्दर समझेंगे अब। तो क्या-क्या चाहिए पड़ता है, कौन-कौन से एजेंट चाहिए पड़ते हैं? तो भैया वाटर, विंड और इंसेक्ट चाहिए पड़ते हैं। इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट कर लेती है, और वाटर, विंड तो फिर अपने आप ले ही जाते हैं, तो उन्हें कोई लुभाने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्लांट्स को। और जो प्लांट वगैरह हैं, स्मेल वगैरह इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि प्लांट्स इंसेक्ट को अटैक कर सकें। तो हम लोग अब बात करेंगे तो क्या होता है कि जब पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं, तो ये समझते हैं। तो भैया अगर जब पॉलिन ग्रेन पहुँच जाते हैं राइट स्टिग्मा तक, तो भैया उन्हें कहाँ पहुँचना होता है, फीमेल जर्म सेल तक पहुँचना होता है, जो कि लोकेटेड हम होते हैं कहाँ पे, ओवरी में लोकेटेड होते हैं। और जो जब पॉलिन ग्रेन हम लोग बात करें हैज़ पास्ड द पॉलिन ग्रेन टू रीच ओवरी, तो क्या कहाँ तक मतलब हमारी क्या होते हैं जो मतलब पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये क्या होते हैं एक तरीके से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भैया पॉलन ग्रेन जैसे ह्यूमंस के अंदर जो स्पर्म होते हैं वैसे ही होते हैं। तो भैया इनके अंदर अगर रिप्रोडक्शन करानी है प्लांट के अंदर, तो भैया पॉलन ग्रेन्स को, ये क्या है, मेल स्पर्म्स एक तरीके से मान लीजिए, जो कि पहुँच रहा है कहाँ, ओवरी के अंदर। जी जब ओवरी के अंदर पहुँच जाएंगे तभी हमारा प्लांट क्या होगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, या फ्लावर रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो भैया हाँ, तो दूसरे पॉइंट पे था मैं, तो दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। तो भैया पॉलिन इनको क्या भैया पॉलिन ट्यूब से ओवरी तक पहुँचने के लिए पॉलिन ट्यूब से पास होना पड़ता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। तो हम लोग बात करें जब पॉलिन ग्रेन पहुँच जाते हैं ओवरी के पास, तो भैया प्रोसेस हो जाती है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वैसे ही हमारा प्लांट क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? तो हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो हो गई। तो भैया इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि भैया जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट थे भैया, वो दोनों मिल मिल जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, ज़ाइगोट बना लेते हैं, ज़ाइगोट बना लेते हैं। तो भैया अगर हम लोग बात करें, जब एक बार हमारा ज़ाइगोट बन जाता है, तो भैया ये कई बार डिवाइड होता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, किसके लिए बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए, ठीक है? बाद में एक सीड कोट प्रेजेंट मतलब इसके ओव्यूल के टॉप पे बन जाता है, तो भैया बाद में ग्रेजुअली वो क्या बन जाता है, वही सीड बन जाता है। और जल्दी से हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी देख लेते हैं। भैया इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि 2 मेल पोलर न्यूक्लियाई क्या पहुँचते हैं, ओवरी के अंदर पहुँचते हैं। तो भैया एक तो भैया फ्यूज़ कर लेता है एग के साथ, दूसरा फ्यूज़ कर लेता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइज़ेशन हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। क्लियर है इतना? तो भैया हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बीच में, इंसानों के अंदर कैसे-कैसे होती है। तो भैया बात करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले बात करेंगे प्यूबर्टी के अंदर। तो प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है इंसान की लाइफ का, हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ का भैया कि वो कब मतलब एक तरीके से रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है। इसका कहने का मतलब यही है कि भैया कि अब पहले के समय में आपको पता होगा कि ये बाल विवाह हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? वो भी उनकी भी पर्टिकुलर फिक्स एज होती थी भैया, 13-14 साल या 12-13 साल। क्यों? क्योंकि भैया अब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा चाइल्ड मैरेज को, पर बता रहा हूँ कि हाँ, कि 13-14 साल में कोई इंसान रिप्रोडक्टिवली या फिर सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। 13-14 साल तक हमारे जो एक तरीके से कहा जाए, तो मैं कैसे कहूँ उस चीज़ों को कि आप
फादर या मदर बनने के काबिल हो जाते हैं 13-14 साल में, क्योंकि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। और भैया हम लोग कहें दैट कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल इज द कॉल्ड प्यूबर्टी। तो भैया इसी कंडीशन को प्यूबर्टी बोलते हैं जब हम लोग रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। और puberty can be called the period when the germ cells start forming in the ovary of girls or females, and the sperm cells start forming in the testes of boys or males। तो भैया वही है कि लड़कों के अंदर स्पर्म सेल बनने लगते हैं और जर्म सेल बनने लगते हैं फीमेल्स के अंदर। तो भैया हम लोग कह सकते हैं सेक्सुअली मैच्योर हो गया ये बंदा या बंदी। तो भैया प्यूबर्टी के अंदर हम लोग बात करें कि कुछ स्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं लड़कों और लड़कियों के अंदर, जैसे कि हम लोग बात करें बालों का बढ़ना, शरीर में अलग-अलग जगह पे बालों का होना, आवाज़ का भारी होना, तो इनको हम लोग फर्दर समझते हैं अभी हाल। तो भैया दोनों के अंदर अलग-अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, भैया चेंजेस तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो बॉडी के अंदर चेंजेस हमें क्या-क्या देखने को मिले वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें ब्रेस्ट साइज़, यानी कि ब्रेस्ट साइज़ ऑफ गर्ल स्टार्ट इंक्रीजिंग, यानी कि जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है किनके अंदर? लड़कियों के अंदर, ठीक है। थिक हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन सम प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज़ आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया। प्यूबिक एरिया और आर्मपिट में हम लोग बात करें कि बाल बहुत घने, मतलब बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्किन बिकम ऑयली एंड कैन कॉज पिंपल्स। तो भैया स्किन कैसी हो जाती है? ऑयली हो जाती है, इसकी वजह से पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैपन इन गर्ल्स दैट देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चेंज तो भैया लड़कियों के अंदर ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और गर्ल्स की अगर बात किया है तो ऑल दीज चेंजेस स्टार्ट बिटवीन 10 टू 14 ईयर, यानी कि लड़कियों के अंदर नॉर्मली ज़्यादातर जल्दी देखने को मिल जाता है कि उनके अंदर ये प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाती है 10 से 14 साल की उम्र के बीच में, ठीक है। अब लड़कों के अंदर क्या चेंजमेंट आते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो लड़कों के अंदर हम लोग बात करें थिक हेयर स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द फेस ऑफ द बॉयज। वही दाढ़ी निकलने लगती है यार, समझा करो बात को। देयर वॉइस स्टार्ट गेट डीपर। हाँ हेलो कैसे हैं आप? तो भैया ऐसे ही करके जैसी मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लगती है तो वैसे ही उनकी भी लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है। हेयर्स स्टार्ट ग्रोइंग इन द प्राइवेट पार्ट सच एज आर्म पिट्स एंड प्यूबिक एंड जेनिटल एरिया। तो भैया थोड़ी उल्टी सीधी जगह पे बाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वही मैंने जगह के नाम तो बता ही दिए हैं इंग्लिश में, तो वैसा ही सीन है। स्किन बिकम ऑयली एंड पिंपल स्टार्ट अपीयरिंग। तो भैया स्किन कैसी हो जाती है? ऑयली हो जाती है और पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और प्यूबर्टी टाइम्स इन। तो भैया लड़कों के अंदर कब से कब हमें प्यूबर्टी देखने को मिलती है? 12-16 साल की उम्र में प्यूबर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। ये चेंजमेंट हम लोग लड़का और लड़की दोनों के बीच में देखते हैं, ये कैसे-कैसे चेंजमेंट आती है। और दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि भैया दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो दोनों ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं यहीं से। क्लियर है इतना? और एक चीज़ और बता दूँ भैया कि ज़रूरी नहीं कि सभी के पास एक ही टाइम पे प्यूबर्टी देखने को मिले। किसी के अंदर जल्दी आ जाती है, किसी के अंदर लेट से आ रही है थोड़ी-सी। तो भैया हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस के अंदर ही हम लोग बात करें तो स्पर्म सेल और स्पर्म सेल, तो यहीं पे हमारे स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं या बनते हैं। इन द मेल आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस। भैया टेस्टिस के अंदर ही हमारे मेल सेल बनते हैं, फिर स्पर्म्स बनते हैं। तो भैया मेल हार्मोन्स विच इज टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द टेस्टिस। भैया जो मेल हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से आप गुस्सा आता है, मारने की इच्छा करती है, तो जैसे बहुत एक्टिवली आप एग्रेसिवली मूव करते हैं, तो भैया वो क्यों करते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से करते हैं। तो भैया यहीं पर सीक्रेट होते हैं, कहाँ पर? टेस्टिस के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? और हम लोग बात करें कि स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है टेस्टिस के अंदर कब कब? प्यूबर्टी के टाइम पर, और चलता रहता है कब तक? हमारी लाइफ टाइम तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्लियर है आपको या नहीं? अब भैया बात करेंगे स्क्रोटम के बारे में। तो भैया एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग बात करें जिसके अंदर इन विच द टेस्टिस इज प्रेजेंट, डीसीसी के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहती हैं। तो भैया स्क्रोटम का काम क्या होता है? भैया ये प्रोवाइड करता है स्पेशल टेम्परेचर इसकी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो भैया क्यों? अब ये स्पेशल टेम्परेचर क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि भैया जो स्पर्म फॉर्मेशन है तो भैया वो बहुत कम टेम्परेचर पे होता है। तो भैया इसके लिए जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम हमें टेम्परेचर चाहिए पड़ता है, इसलिए ये क्या करता है? कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। किसको? स्पर्म्स को। तो समझ में आया कि यानी कि ये कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमारे टेस्टिस वगैरह होते हैं यहाँ के पास में थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है, तो खास स्पेशल फीचर होता है इसका। क्लियर है इतना? अब लोग बात करेंगे वास्ट डिफरेंस के बारे में। तो वास्ट डिफरेंस को भी देख लेते हैं। तो भैया ये एक ट्यूब होती है जो कि कैरी करती है कहाँ से कहाँ तक स्पर्म को लेके जाती है यूरेथ्रा तक।
तो भैया यूरेथ्रा क्या होता है? भैया यूरेथ्रा कॉमन पाथ होता है किसके लिए? अब स्पर्म्स और यूरिन, यानी कि टॉयलेट पे मेल्स के अंदर टॉयलेट और स्पर्म्स एक ही पार्ट से निकलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यूरेथ्रा, अंदर आगे आगे की तरफ आपको दिख रहा होगा। तो ये होता है यूरेथ्रा, यहीं से टॉयलेट यानी कि यूरिन, यानी कि दूसरा होता है स्पर्म, यानी कि अब मैं इसका हिंदी नाम नहीं बोला, पता तो है, बोल नहीं रहा मैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो भैया अभी तक हमने इतना देख लिया। अब हम लोगों का सॉरी, इसीलिए मैं एक सॉरी बोल देता हूँ कि भैया आपको ये जो आपको ये डायग्राम के वर्ड्स हैं वो दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि थोड़ा कट हो जाता है ये, तो उसके लिए सॉरी। और अब हम लोग पूरा पूरा मतलब पूरे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, और यहाँ पे डायग्राम आपको सही से क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देता, पर यहाँ पे लिखा हुआ है तो भैया इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी स्टार्टिंग तरीके से, कैसे कैसे इसके अंदर रिप्रोडक्शन वगैरह होती है, वही समझते हैं अब। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया हुआ था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, फर्स्ट हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है कहाँ पे? टेस्टिस के अंदर, जो कि प्रेजेंट होता है स्क्रॉटम सैक के अंदर, ठीक है। और ये स्पर्म जाते हैं कहाँ पे? वास्ट डिफरेंस के अंदर जाते हैं, और ये फिर वास्ट डिफरेंस से दूसरी ट्यूब के अंदर जाते हैं, जो कि कनेक्टेड होता है कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर से, और विच फर्दर कनेक्ट टू द यूरेथ्रा, और जो कनेक्ट होते हैं कहाँ पे? यूरेथ्रा से कनेक्टेड होते हैं। और विच इज़ द कॉमन पासेज फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स एंड यूरिन। तो भैया यूरिन और स्पर्म का दोनों का कॉमन पासेज होता है, यानी कि दोनों के दोनों यहीं से निकलते हैं। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भैया जो हमारा हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे थे यूरेथ्रा के बारे में। तो भैया यूरेथ्रा ही वो ऐसा मतलब पॉइंट है जहाँ से हमारा यूरिन निकलती है और स्पर्म्स वगैरह भी निकलते हैं। तो भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हम लोग के लिए। तो भैया इसके बाद हम लोग बात करेंगे दो ग्लैंड के बारे में, कौन कौन से? प्रोस्टेट ग्लैंड और सीमनल ग्लैंड। भैया यहाँ पे स्पेलिंग दिख नहीं रही होगी तो भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड की स्पेलिंग है PROSTAT ग्लैंड, और दूसरी है सीमनल ग्लैंड, सॉरी सीमनल वेसिकल। तो भैया SEMINALVESICLE, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। तो भैया ये दोनों ग्लैंड क्या करते हैं? सो दिस ग्लैंड्स डू सीक्रेट विच इन न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म। तो भैया न्यूट्रिशन देते हैं किसको? स्पर्म्स को। और भैया इनका काम क्या हुआ था, ये मैंने जैसे कि आपको बताया, ये न्यूट्रिशियस होते हैं स्पर्म्स के लिए, और ये क्या कर देते हैं, जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड फॉर्म में, जिससे हम लोग सीमन कहते हैं। तो भैया सीमन सुना होगा आप लोगों ने, सीआईडी वगैरह में सुना होगा, या फिर छोड़ो, अब ज़्यादा खराब हो जाएगा फिर वो। तो भैया जो हमारे स्पर्म सेल्स होते हैं भैया सीमन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, वो थोड़े लिक्विड ही रहते हैं, तो बस वैसे ही काम करता है। अब लोग समझने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की है तो भैया तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओवरीज के बारे में। तो ये क्या होती हैं? ओवल शेप्ड की होती हैं। कैसी होती हैं? ओवल शेप्ड की होती हैं, और ये प्रेजेंट होती हैं, इनका एक मतलब ये पेट्स में प्रेजेंट रहती हैं, और हम लोग बात करें लोअर एब्डोमेन के हर साइड पे प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ओवम सेल्स को रिलीज करना और फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करना, इनका काम होता है, जो कि है क्या? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो क्लियर हो गया ओवरीज के बारे में। तो भैया बात की जाए फैलोपियन ट्यूब की, तो भैया फैलोपियन ट्यूब ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये दिस इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन साइड द फीमेल, यानी कि फर्टिलाइजेशन की साइट होती है फीमेल्स के अंदर। क्लियर है था? और हम लोग बात करें कि इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, जो कि हम लोग बात करें विच इज अ पेयर ऑफ होलो मस्कुलर डक्ट, और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये बिटवीन ओवरीज और यूथरस के बीच में प्रेजेंट रहता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज टू कैरी एग्स टू द यूथरस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि एग्स को यूथरस तक लेके जाना होता है, ठीक है, क्लियर। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि भैया ये एग्स को यूथरस तक ले जाती है, और कैसे कैसे ले जाती है, और इसके बाद क्या होता है वो आगे समझते हैं हम अब। अब भैया बात करेंगे यूरेथ्रस के बारे में। तो यूरेथ्रस क्या होता है? दिस इज़ अ हॉलो पेयर्ड शेप्ड लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर हम लोग बात करें कि इन विच द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद इसी के अंदर हम लोग बात करें कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोम कहते हैं। क्या कहते हैं? वोम कहते हैं। इसे गर्भ भी कहते हैं हिंदी में। तो भैया बात करें कि जब फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है तो भैया यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। क्लियर है? इसके बाद बात करेंगे वजाइना के बारे में। तो भैया आप बात करते हैं वजाइना के बारे में। तो ये मस्कुलर कनाल होती है जो कि रिसीव करती है क्या? स्पर्म्स। तो यहीं से स्पर्म्स हमारे रिसीव किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। तो भैया यही क्या है? बर्थ कनाल है। और हम लोग बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहीं से होती है। और तीसरा चीज़ भैया सेक्सुअल प्लेजर, जो कि क्या कहते हैं, अब हम कुछ कह नहीं रहा तो अच्छा नहीं लगता है। तो भैया सेक्सुअल प्लेजर हमें सेक्सुअल मतलब एक तरीके से कहें तो सेक्सुअल सुख, आई मीन सुख यहीं से मिलता है हमें, सेक्सुअल प्लेजर मतलब। क्लियर हो गया? तो भैया हमारा अगला टॉपिक यही होने वाला है क्या?
यहाँ पे भी थोड़ी आपको कटिंग वगैरह दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ से जो कट पार्ट है तो ये एम्ब्रियो जो लिखा हुआ है वो कट जाएगा। उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ। तो भैया फर्टिलाइज़ेशन देखते हैं, यानी कि फर्टिलाइज़ेशन कैसे-कैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है वो देखते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करें फर्टिलाइज़ेशन होती क्या है? तो इसके अंदर होता क्या है कि भैया जो हमारा फ्यूज़न होता है किसका, मेल गैमीट स्पर्म्स का और फीमेल का। तो भैया इससे क्या बनता है? इससे दोनों के जब हम लोग बात करें कि जब दोनों के गैमीट मिल जाते हैं तो होता क्या है? तो द व्हेन द स्पर्म फ्यूज़ेस विद द एग इट्स फ्रॉम ज़ाइगोट। तो भैया जब फीमेल के एग के साथ स्पर्म सेल मिल जाते हैं, तो भैया क्या बन जाता है? ज़ाइगोट बन जाता है। तो व्हिच फॉर्म्स अ न्यू प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब कि एक नया सेल बना देता है। तो इस ज़ाइगोट के अंदर हम लोग देखने को मिलेंगे कुछ फर्दर और डिवीज़न होते हैं और ये बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और ये एम्ब्रियो कहाँ पहुँच जाता है? ये पहुँच जाता है सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस, यानी कि यूटेरस के पास पहुँच जाता है और उसके अंदर हम लोग और फर्दर डेवलपमेंट देखते हैं। और ये कहाँ पे? यूटेरस के अंदर ही डेवलप करता है एम्ब्रियो हमारा। और सो द बेबी इनसाइड द यूटेरस गेट इट न्यूट्रिशन, यानी कि यूटेरस के अंदर होता है और ये से क्या न्यूट्रिशन मिलता है अपने मदर के ब्लड से, जो कि हम लोग बात करते हैं उसे कहते हैं क्या? प्लेसेंटा। तो जैसा कि हमने बात की थी भैया कि कैसे-कैसे अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे-कैसे जो बच्चे का फ़ॉर्मेशन है वो कैसे-कैसे होता है वो समझते हैं। सबसे पहले ओवरी क्या करती है, एक हम लोग बात करें एग सेल रिलीज़ करती है और हम लोग बात करें स्पर्म्स आके दोनों क्या बनाते हैं? ज़ाइगोट बना देते हैं। ज़ाइगोट किसमें? एम्ब्रियो में चेंज होता है। एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद भैया ये यहाँ पे थिक लाइनिंग के पास में पहुँच जाता है यूटेरस के। तो भैया वहाँ पे बच्चे का ग्रोथ वगैरह होता है और इसमें होल प्रोसेस बनने में मतलब 9 महीने अप्रॉक्स लग ही जाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ? तो अब हम लोग बात करेंगे कि भैया अगर जो एग है वो फर्टिलाइज़ नहीं होता तो क्या होता है? तो भैया जैसे कि हमें पता है कि ओवरी हमारी क्या करती है, हर महीने एक एग रिलीज़ करती है, ठीक है? और हम लोग बात करें ओवरी जो एग्स है वो अल्टरनेटिवली रिलीज़ करती है, यानी कि कभी-कभी राइट ओवरी हमारी एग रिलीज़ कर देगी, कभी-कभी लेफ्ट ओवरी रिलीज़ कर देगी, ठीक है? तो ऐसा सीन चलता है। देयरफॉर द यूथेरस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज़र। तो यानी कि ये जो हमारा यूथेरस होता है वो प्रिपेयर कर लेता है खुद को कि भैया उसे फर्टिलाइज़ एग लेने पड़ेंगे। तो भैया इसलिए जो यूटेरस होता है वो कैसा हो जाता है? थिकी और स्पॉन्जी हो जाता है। तो ठीक है? द एग दैट इज़ रिलीज़्ड रिमेन एक्टिव फॉर 2 और 3 डेज़। तो भैया जो एग होता है अगर जब वो रिलीज़ होता है तो वो कब तक एक्टिव रहता है? 2 या 3 दिन तक एक्टिव रहता है। तो भैया जैसे कि आपको ये लाइनिंग दिख रही होगी, तो ये जैसे ये मैं उँगली तो नहीं रख रहा, पर जहाँ पे ये डार्क रेड कलर का आपको एरिया दिख रहा होगा, जहाँ पे ये हाइलाइट हो रहा है, तो भैया इस एरिया को जो लाइनिंग की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भैया यही लाइनिंग हमारी गायब होकर चली जाती है। तो भैया इसी को हम लोग जब ये चली जाती है तो ये इसी से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। तो जब वही मैंने आपसे कहा कि जब फर्टिलाइज़ेशन नहीं होती तो भैया ये लाइनिंग चली जाती है ब्लड के साथ मिक्स होकर, तो इसी से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। क्लियर आपको? तो बस इतना समझ में आ गया आपको? तो भैया हम लोग बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी के दौरान शुरू हो जाती है फीमेल्स के अंदर और कब तक चलती है? 45 की एज तक चलती है। अब भैया ये मत कहना कि 45 तक ही चलती है, एक एवरेज टाइम लिया जाता है। तो कभी में किसी के अंदर ज़्यादा चल जाती है, किसी के अंदर कम चल जाती है। ठीक है? क्लियर है इतना? हम लोग बात करें इन फीमेल्स और गर्ल्स द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड मेनार्क। तो भैया पहली साइकिल को मेनार्क कहते हैं और लास्ट में जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे मीनोपॉज़ कहा जाता है। मीनोपॉज़ कहा जाता है। ठीक है? क्लियर है इतना? अब लास्ट में बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, बस आखिरी टॉपिक है हमारा ये। तो क्या होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो समझते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली वेल-बीइंग। तो किसी भी चीज़ का रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? किसी का वेल-बीइंग होना है, अच्छे में होना है, यानी कि उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए? एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब एक तरीके से मैं दोबारा डेफिनेशन बता देता हूँ। रिप्रोडक्शन हेल्दी इज़ अ बेसिकली वेल-बीइंग। किसका वेल-बीइंग होना? किस चीज़ का? हर एस्पेक्ट में, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल एस्पेक्ट हो ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? और इन हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ मेनली इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। तो भैया मेनली हम लोग हायर एनिमल्स के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो भैया इनसे कभी-कभी क्या हो जाती हैं, कुछ प्रकार की बीमारियाँ भी हो जाती हैं। सम डिसीज़ आल्सो अकर थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द ट्रांसमिट टू ईच अदर। तो भैया एक दूसरे के अंदर कुछ बीमारी भी हो जाती हैं भैया, यानी कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। यानी क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज़ेज़ बोलते हैं। यानी कि जो लोग मतलब इसीलिए कहा जाता है कि बिना अब छोड़ो हटाओ, फालतू चीज़ें की बात नहीं कर रहा मैं। तो एक तरीके से कहते हैं भैया कि सोच समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि भैया बहुत बार ये हो जाता है कि सेक्सुअली बीमारियाँ ट्रांसमिट हो जाती हैं। यानी कि आप कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्स करने जाते हैं, फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कैसे-कैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो देखते हैं हम लोग आगे, क्योंकि इनसे क्या हो जाती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं बहुत सारी। तो जैसे कि हम लोग बात करें एचआईवी वगैरह का नाम सुना होगा, तो भैया इतनी खतरनाक बीमारियाँ होती हैं कि क्या ही कह दें कि आपके शरीर की धज्जियाँ उड़ जाएँगी, इम्यून सिस्टम लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा है।
तो वही है कि भैया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हमारे 2 प्रकार से फैलती हैं, एक तो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, एक वायरस के थ्रू फैलती है। बैक्टीरिया के थ्रू फैलती हैं तो भैया जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखे भी हैं गोनोरिया, और वायरस के थ्रू फैलती हैं एचआईवी, वॉट्स, तो ये हमारे एग्ज़ाम्पल थे किसके, वायरस के थ्रू फैलती थी। जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती हैं उन्हें बैक्टीरियल एसटीडीज़ कह देते हैं, और जो वायरस के थ्रू फैलती हैं उन्हें वायरल एसटीडीज़ कह देते हैं। पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है किसका, एसटीडी का फुल फॉर्म, ठीक है, क्लियर है? और ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है कि ये किसी की मौत के लिए भी ज़िम्मेदार हो जाती हैं। तो मैं बात कहूँ, मैंने खुद एग्ज़ाम्पल देखे हैं भैया कि अगर कोई बंदा ऐसा कर लेता है ना भाई, एक तो दूसरी बात, एक मैं क्या कह दूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी को हो गई थी तो इतनी भयंकर तरीके से रो रहा था बंदा वो, क्या कह दूँ मैं, क्या कह दूँ? भाई लिटरली बंदा रोने लगता है कि अब वो सुसाइड करने के लिए चला वो मुझसे कह रहा था कि मैं जा रहा सुसाइड करने के लिए, तो वही सीन बहुत ख़राब हो जाता है जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जो आदमी समझता है ऐसी प्रॉब्लम्स को तो वो समझता ही है बहुत अच्छे तरीके से। अगला बंदा कह रहा था कि मैं जा रहा सुसाइड करने, मुझसे नहीं जिया जा रहा, अगर क्या घर में किसी को पता चला या फिर और किसी को पता चला, मैं नहीं जी पाऊँगा। तो भैया दिक्कत, बहुत बुरी दिक्कत हो जाती है, मैं आपसे पहले ही कह रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भैया, इंसानों को डेथ कॉज़ भी हो जाती है इससे। तो भैया समझ में आ गया? इसीलिए कहते हैं इट्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन इट कॉज़, ठीक है? तो इसलिए हम लोग बात करें कि जब एक बार बीमारियाँ हो जाती हैं तो इनको सही कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरी बात तो भैया कुछ डिसीज़ तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें दूर करना बहुत इम्पॉसिबल जैसा होता है, तो इन्हें एक क्योर किया ही नहीं जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। तो भैया कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली ऐसे डिवाइसेज़ होते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं और एसटीडीज़ को रोकते हैं, ठीक है? और हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी भैया अलग-अलग प्रकार के होते हैं, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स और सर्जिकल मेथड। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल मेथड्स के बारे में। तो भैया फिजिकल मेथड की बात करें तो भैया ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम लोग फिजिकल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। जो फ्यूज़न एग और हम लोग बात करें जो एग और स्पर्म सेल का मीटिंग होती है उनको रोकने के लिए, यानी कि अगर हम लोग कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो भैया हम लोग बात करें कि जो एग सेल्स हैं और जो स्पर्म्स हैं वो मीट नहीं कर पाते हैं, तो भैया इसीलिए कहते हैं कि कॉन्डम्स और क्या सर्वियल कैप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये भैया सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्लियर है इतना? फिजिकल मेथड देख लिया हमने, अब बात करेंगे केमिकल मेथड की। वही है तीसरा मेथड, क्या है? तीसरा मेथड है हमारा केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिल्स का मतलब जो फीमेल्स होती हैं वो पिल्स खा लेती हैं, जब जब वो मतलब फीमेल्स पिल्स खा लेती हैं तो भैया उनके अंदर हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, तो भैया उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस मतलब बैलेंस को चेंज कर दिया जाता है। इसकी वजह से जो हम लोग बात करें, जो एग है वो रिलीज नहीं हो पाता, मतलब या फिर मीट नहीं कर पाता है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो भैया वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो एक तरीके से कह सकते हैं जैसे ही वो पिल्स खा लेती हैं तो भैया एग रिलीज़ नहीं हो पाता प्रॉपर्ली उनके फीमेल्स के अंदर। तो भैया इसके साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि वेट गेन हो जाता है, हेडेक होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस हो जाते हैं और नौसिया हो जाता है। तो भैया ये सब प्रॉब्लम्स हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं कब? जब वो लोग मतलब इस पिल्स का इस्तेमाल वगैरह करती हैं, ठीक है? और इसके बाद बात करेंगे सर्जिकल मेथड की। तो भैया अगर हम लोग बात करें सर्जिकल मेथड की तो भैया ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड होता है प्रेगनेंसी कंट्रोल करने का। तो भैया इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लॉक ही कर दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। इसे हम लोग हिंदी में नसबंदी भी कहते हैं। तो भैया इवन कि बॉलीवुड वाले भी काफ़ी मूवी बनाते रहते हैं ना, अभी नसबंदी को लेकर एक शायद मूवी भी आई थी शायद 2-3 साल पहले, तब देखा था मैंने। हाँ, तो मेल के अंदर ऐसे वेसेक्टोमी कहते हैं। तो भैया इसमें क्या कर दिया था, वास्ट डिफरेंस का जो मेल होता है, मेल का वास्ट डिफरेंस होता है तो ब्लॉक कर दिया जाता है। और हम लोग बात करें कि इससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, फीमेल्स के अंदर इसे ट्यूबोटॉमी कहते हैं, ठीक है? और ट्यूबिकटॉमी कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर जो फ़ैलोपियन ट्यूब होती है इसे ब्लॉक कर दिया जाता है, और इसके अंदर इसकी वजह से जो एग्स डज़ नॉट गेट ट्रांसफर, तो भैया जो एग्स होते हैं वो जा नहीं पाते हैं। और भैया ये मेथड कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने करवा ली तो भैया फिर हम जीवन भर के लिए बैठ जाएँगे। तो भैया बहुत इरिवर्सिबल होते हैं, बहुत कम चांसेस ही होते हैं जिसमें कम चांसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये हमारे रिवर्स हो सकें। तो भैया एक बार हो गया तो हो गया, सोच समझ के कराना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो चैप्टर, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, सायोनारा।